हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक फ्यूचर क्लासेस। अब हम अपने फॉरेस्ट्री के पार्ट 9 में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, ये जो फॉरेस्ट्री के हम वीडियोस पढ़ रहे हैं, इसमें हम यूपीएससी, एसीएफ, आरएफओ, एआरएस, एसआरएफ, जेआरएस जैसे कई सारे फॉरेस्ट रिलेटेड एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए अच्छा खासा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और पुराने वीडियोस को जरूर देखिए। तो आइए हम पार्ट 9 में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कल मतलब लास्ट क्लास में हमने जो कॉलोनियल पीरियड, पहले वैदिक पीरियड पढ़ा था, फिर हमने कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट कर दिया था कि किस तरह से हमारे फॉरेस्ट जो हैं उनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस तरह से डेवलप हुआ, और हमारा आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट जो है उसकी मिनिस्ट्री और क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री कैसे बनी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो कॉलोनियल रूल के टाइम पे क्या हुआ था कि सबसे पहले तो आप ये याद कर लीजिए कि यूकेलिप्टस जो है हमारे देश में ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था टीपू सुल्तान के द्वारा। तो सबसे पहले टीपू सुल्तान ने ही हमारे देश में यूकेलिप्टस को इंट्रोड्यूस किया था। यूकेलिप्टस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द देन रूलर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान, एज एन ऑर्नामेंटल ट्री टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ हिज गार्डन्स। उन्होंने अपने गार्डन्स की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए यूकेलिप्टस का ट्री लेकर आए थे। लेकिन क्या हुआ कि 30 जनवरी 2019 को एक डिवीजन बेंच, जिनके जस्टिस थे मिस्टर रवि मलिमत जी, उन्होंने क्या किया कि ये कल्टीवेशन ऑफ फ्रेश यूकेलिप्टस को पूरी तरह से बैन कर दिया। तो इंडिया इसके साथ क्या हो गया, पहला ऐसा देश हो गया जिसने कल्टीवेशन ऑफ यूकेलिप्टस को बैन किया। क्योंकि यूकेलिप्टस से ना बहुत सारे जो देश हैं वो परेशान है। क्यों परेशान है ये हम आगे देखते हैं कि यूकेलिप्टस इज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ वाटर गजलर एंड इज शन्ड डिस्पाइट इट्स मैनी बेनिफिट्स। एक्चुअली आप जानते हैं कि यूकेलिप्टस से की बार्क, जो छाल होती है, उससे ही हम मलेरिया की दवाई बनाते हैं। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है कि पहली बात तो ये ऑस्ट्रेलिया से लाई गई है, तो ये एक एक्सोटिक स्पीसीज है, यानी कि ये हमारे जो इकोसिस्टम है या हमारे देश का जो वातावरण है उसके लिए एक नई स्पीसीज है। तो इससे क्या होता है कि इसका कंट्रोल मेजर्स, जो नेचुरली कंट्रोल मेजर्स, यानी कि इंसेक्ट्स होते हैं या फिर हमारे यहाँ की सॉइल होती है या जो भी है, वो इसको कंट्रोल करने के मेजर्स को नहीं जानते, क्योंकि वो ये बाहर से इंट्रोड्यूस किया गया है। वहीं अगर हम देखें कि ये एक वाटर गजलर प्लांट है, यानी कि मतलब क्या हुआ कि ये जो है जमीन से बहुत ज्यादा पानी को सोक करता है और उसे ट्रांसपिरेशन के थ्रू हवा में उड़ा देता है। लेकिन इससे क्या होता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि अभी चेन्नई में बहुत ज्यादा वाटर क्राइसिस हो गया था, और ऑलमोस्ट पूरे जो साउथ इंडिया है, और अब तो पूरे ही वर्ल्ड में वाटर क्राइसिस चल रहा है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बहुत ज्यादा कम हो रहा है और फ्रेश वाटर भी कम हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इस तरह के पेड़ जो है ये हमारे और वाटर की जो प्रॉब्लम है उसको और बढ़ा देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ के कोर्ट ने ये बताया है कि इसे अब हम बैन कर रहे हैं कल्टीवेशन के लिए। और आगे देख लेते हैं, फॉर्मुलेटिंग एन अप्रोप्रिएट पॉलिसी फॉर इट्स कल्टीवेशन विल पुट दीज फियर्स टू रेस्ट। वही है कि इसके लिए अच्छी पॉलिसी बनाएंगे तो हमारे लिए इसके फियर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं। तो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं कि लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ते हैं, हम सिर्फ टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं ताकि हम कंप्लीटली उसको स्टडी कर सके। जैसे कि कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऐसा है कि हिस्ट्री में 3 बार आएगा, एक बार 1806 के टाइम पे, एक बार 1847, एक बार 1856। तो हम पूरा कंपाइल कर ले रहे हैं ताकि इससे क्या हो कि हमें बेनिफिट रहे कि हम जैसे ही हम याद करने की कोशिश करेंगे पेपर के दौरान कि इनमें से कौन कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट था कि नहीं था, तो हमें एक ही जगह आंसर मिल जाए। तो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो था, पहले सबसे पहले कैप्टन वॉटसन को अपॉइंट किया गया था। वही कि हम हमारे जो फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहे थे ब्रिटिश के टाइम पे भी, कॉलोनियल रूल के टाइम पे भी, तो उनको कंट्रोल करने के लिए कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट करके एक पोस्ट बना दी गई, और उसमें कैप्टन वॉटसन को सबसे पहले, फिर गिब्सन को उसके बाद, उनके बाद फिर क्लेगहॉर्न को रेगुलर कंजर्वेटर अपॉइंट किया गया, ताकि वो देख सके कि किस तरह से फॉरेस्ट से ब्रिटिश लोग मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके और फॉरेस्ट को कंजर्व कंजर्व करते हुए उससे आउटपुट ज्यादा से ज्यादा अपना मैक्सिमाइज कर सके। तो इस तरह से ये कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की पोस्ट को आपको याद रखना है। इन पर सबसे पहले कैप्टन वॉटसन, फिर गिब्सन, फिर क्लेगहॉर्न बैठे थे। ये सारे कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे, ये आपको याद रखना है।
के बाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट करके एक पोस्ट बनाई गई थी, जो 1864 से 1883 तक, जिस पर डिटरिच प्रेंटिस बैठे थे। ये नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब भी आप फॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट की बात करते हैं तो डिटरिच प्रेंटिस से ही शुरुआत होती है, मान लीजिए, ये इतने इंपॉर्टेंट है। तो आपको इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट के लिए डिटरिच प्रेंटिस, फिर श्लिश, फिर एमडी चतुर्वेदी, ये हमारे पहले इंडियन थे जो इंडिपेंडेंस के बाद, जब इंडिया ब्रिटिश रूल से आजाद हुआ, तो उन्होंने पहले इंडियन को बिठाला, जो थे एमडी चतुर्वेदी। तो आपको याद रखना है कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट डिटरिच ब्रेंडिस थे, श्लिश थे और एमडी चतुर्वेदी थे। मद्रास और मालाबार रीजन में क्या हुआ, एक्चुअली जो ब्रिटिश थे, शुरुआत में आप जानते होंगे कि सारे कोस्टल लाइन जो थी, यहाँ से आप गुजरात से पूरा साउथ इंडिया से लेके बंगाल तक पकड़ सकते हैं, कि इस पूरी कोस्टल लाइन में, जो ये आपका इंडिया है, इस पूरी कोस्टल लाइन में ही उन्होंने ज्यादातर अपने फैक्ट्रीज, जिसे हम वो गोडाउन्स कहते हैं, उन उसे एस्टेब्लिश किया। तो क्या हुआ कि इस दौरान मालाबार और मद्रास का जो क्षेत्र था, जो ये रीजन था, इसमें क्या हुआ, ये हम फॉरेस्ट के बारे में देखने वाले हैं। तो जो कलेक्टर ऑफ मालाबार था, कोनोली, ये नाम को भी आपको याद रखना है। ये एक इंसान है, कोनोली, ये कलेक्टर थे मालाबार के। इन्होंने क्या किया, नीलाम्बू टी प्लांटेशन किया 1842 में। अब जो नीलाम्बू टी प्लांटेशन है ना, ये पहला ऑर्गेनाइज्ड टी प्लांटेशन माना जाता है इंडिया का। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में याद रखना है कि कलेक्टर ऑफ मालाबार जो कोनोली थे, उन्होंने नीलाम्बू टी प्लांटेशन स्टार्ट किया 1842 में। उसके बाद 1843 में क्या हुआ, कैंपबेल जो थे, उन्होंने यूकेलिप्टस को मद्रास में इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले तो टीपू सुल्तान ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन जो ब्रिटिश कैंपबेल थे, उन्होंने यूकेलिप्टस को मद्रास में इंट्रोड्यूस किया। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि फॉरेस्ट्री के पेपर में कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जिसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या बड़ी बड़ी सर्विसेज के बारे में डिटेल में पूछा जाता है। तो हम आज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो थी 1867 में स्टार्ट हुई थी, फिर इसे 1935 के एक्ट से खत्म कर दिया था, फिर इसे इंडिया, जो इंडिपेंडेंट इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, उसने 1966 में फिर से स्टार्ट किया। तो जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस थी, ये थे डिटरिच ब्रेंडिस। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो थी, ड्यूरिंग द ईयर 1864 द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट स्टार्टेड द इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस डिपार्टमेंट। सबसे पहले क्या हुआ कि एक, देखिए, कोई भी चीज शुरुआत करनी है तो सबसे पहले उसे एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है, तो फिर उसे मिनिस्ट्री बनाई जाती है। इस तरह से उसका हायरार्की डेवलप होती है। तो सबसे पहले जो था 1864 में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया, और डॉक्टर डिटरिच ब्रेंडिस को, ये जर्मन थे, इन्हें फॉरेस्ट ऑफिसर, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, अपन ने पढ़ा ना, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया 1866 में। तो 1864 आपको याद रखना है कि इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना, और उसमें पहले जो बैठे 1866 में डिटरिच ब्रेंडिस थे एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। फिर इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस भी स्टार्ट हुई, पहले डिपार्टमेंट बना, फिर उसमें सर्विस स्टार्ट हुई 1867 में। फिर एक, आप जैसे अकेली जो इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस में जो अकेले लोग थे, वो पूरे इंडिया के फॉरेस्ट को की अच्छे से देखभाल या एडमिनिस्ट्रेशन तो कर नहीं सकते थे। तो क्या हुआ कि इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस के बाद एक मल्टी टायर, मतलब मल्टी लेवल की हायरार्की पे फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोविंशियल फॉरेस्ट सर्विस और एग्जीक्यूटिव एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज स्टार्ट की गई। अब जैसे आप यूनियन गवर्नमेंट समझे या सेंट्रल गवर्नमेंट समझे, तो उसमें इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस स्टार्ट हुई। फिर बाहर जो बहुत सारे स्टेट्स थे, प्रोविंस थे उस समय, अगर हम कहा जाए, उनके लिए ये फॉरेस्ट सर्विस एंड एग्जीक्यूटिव सबऑर्डिनेट सर्विस स्टार्ट की गई। तो इससे क्या हुआ, जो स्टेट वाइज जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने फॉरेस्ट कंजर्वेशन के तरफ अपने सर्विसेज शुरू करी। और ये इसका हम आज भी देखते हैं कि एक जो होती है IFOS, वो यूनियन गवर्नमेंट की सर्विस होती है, और वैसे ही इन जो स्टेट PCS हैं, वो भी अपने लेवल पे फॉरेस्ट सर्विसेज, जिसमें मतलब फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, फिर फॉरेस्ट रेंजर होते हैं, या ACF होते हैं, ये सब
अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये सब स्टेट के हाथ में होता है, तो उस समय के प्रोविंस के हाथ में होता है। फिर द ऑफिसर्स अपॉइंटेड टू द इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस फ्रॉम 1867 टू 1885 वर ट्रेन्ड इन फ्रांस एंड जर्मनी। अब जो 1867 से 1885 के दौरान जो इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस के जो ऑफिसर थे ना, वो फ्रांस और जर्मनी में जाके ट्रेनिंग लेते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1905 से वो कूपर हिल्स लंदन में ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं। तो ट्रेनिंग के लिए आपको ये याद रखना है कि 1867 से 1885 के दौरान फ्रांस और जर्मनी में होती थी ट्रेनिंग, लेकिन 1905 से कूपर हिल्स लंदन में ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, विच हैड बीन वन ऑफ द प्रेस्टिजियस प्रोफेशनल कॉलेजेस ऑफ फॉरेस्ट्री एट दैट टाइम। अब सब कुछ सब जगह ब्रिटेन का राज था, तो सबसे ज्यादा प्रोफेशनल और कॉलेजेस कहाँ होंगे, ब्रिटेन में होंगे। अब देखते हैं, ये हमारा देहरादून का है, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, सबसे पहले उसका नाम क्या था, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, प्रेजेंटली एंड पॉपुलरली नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वाज एस्टेब्लिश्ड एट देहरादून इन 1906। 1906 में क्या हुआ कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जो हमने देहरादून में बिल्डिंग बनाई थी, वो पहले इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट थी, फिर उसके बाद वो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बन गई। फिर इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज, इंडियन फॉरेस्ट का जो कॉलेज है, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1938 एट देहरादून, and the officers recruited to the superior forest service by the provinces or states were trained there। जो फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर होते हैं प्रोविंस और स्टेट के, वो कहाँ पे, इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज में ट्रेंड होते हैं, वो भी देहरादून में इसी बिल्डिंग के पास है। 1938 से वहां पे हो रहा है, ये इस्टेब्लिश हुई है इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज। उसके बाद द सब्जेक्ट ऑफ फॉरेस्ट्री which was managed by the federal government until then was transferred to the provincial list। एक्चुअली क्या हुआ कि पहले फॉरेस्ट्री जो था फेडरल गवर्नमेंट था, फिर प्रोविंशियल लिस्ट में आया। ये कब हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऐसा हुआ कि ये जो फॉरेस्ट्री है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में मैनेज होता था, फिर वो प्रोविंशियल लिस्ट में आया, और अब वो प्रोविंशियल लिस्ट से कहाँ पे, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया हमने। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि पहले वो कहाँ था, अब प्रोविंशियल लिस्ट में आया, और अब हम देखेंगे आगे कि वो प्रोविंशियल लिस्ट से अब उसे हमने कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया। फिर इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस वॉज डिसकंटिन्यूड, मतलब खत्म कर दी गई 1935 के जो एक्ट आया था उससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस जो है वो डिसकंटिन्यू कर दी गई, यानी खत्म कर दी गई। फिर जो द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वन ऑफ द 3 ऑल इंडिया सर्विसेज, आप ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में जानते होंगे, IAS, IPS और IFS, तो वो उसमें एक और शामिल कर दी गई, IFOS, जिसे हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कहने लगे, वॉज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर 1966। ये आपको याद रखना है कि IFOS कब से चालू हुआ, 1966 से, अंडर ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951। इसका एक्ट भी बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधा सीधा मटेरियल बनता है कि ये IFOS दोबारा कब से चालू हुआ, 1966 से, किस एक्ट से चालू हुआ, 1951 के एक्ट से, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ओके गाइस, थैंक यू। आज आज का जो वीडियो था वो यहीं तक था। आपको ये जो फैक्ट्स मैंने बताए, ये आपको अच्छे से नोट डाउन करने हैं, इन्हें याद रखना है। याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको बार बार रिवीजन करना है। सिर्फ रिवीजन आप करने से सारी चीजें आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी, या फिर आप वीडियोस को बार बार लूप में लगाकर सुन सकते हैं, ताकि ये चीजें आपके माइंड में आसानी से सेटल हो जाए। तो और ये जो PPTs मैं आपके लिए बना रही हूँ, ये इतने ज्यादा फोटोजेनिक इसलिए है ताकि आप जो हैं, आप इनसे काफी अच्छे से इंटरेक्ट कर सकें, और ये आपकी विजुअल मेमोरी में आसानी से फिट हो जाए, इसलिए मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ। तो आप इस वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो भी दोस्त आपके फॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट से संबंधित कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें जरूर इस चैनल को रेफर कीजिए। MPPSC से संबंधित मैं और भी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, जिसमें हम दूसरे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ेंगे, और फॉरेस्ट्री का कंप्लीट कोर्स हम इसी चैनल पे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। आपको बस फीडबैक देना है और कमेंट करके बताना है कि आपको मेरा इनिशिएटिव कैसा लगा। फिर हाँ, अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं आपको कम्प्लीटली जो MPPSC का फॉरेस्ट है, प्रीलिम्स और मेंस
की सारी क्लासेस यहीं पे अरेंज करवा दूंगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें मैं ये सारे पीपीटीज जो हैं पीडीएफ के फॉर्म में अटैच कर दूंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल में जरूर इसको सब्सक्राइब करें और पीपीटी की डिमांड कर सकते हैं या पीडीएफ की डिमांड कर सकते हैं। मैं वहाँ पे सारे के सारे पीपीटीज जो हैं पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करने वाली हूँ। ओके, थैंक यू।